सभी फौजी भाइयों को मेरा जय हिंद। शुरू करते हैं क्लास को। आप ही बताएंगे क्लास कैसे लगी। मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैं बस आपको क्लास को शुरू करवाता हूँ। चलिए, लिखा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो आप जानते हैं कि यह मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपका 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, आप लिख लीजिएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, ठीक है। तो लिखेंगे 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। ये आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अगर लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय होता है न्यूयॉर्क। कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे द हेग लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि द हेग में किसका आपका मुख्यालय होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आप कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे होता है? द हेग। अब यहाँ पर आप जान रहे हैं कि वाशिंगटन वाशिंगटन लिखा हुआ है, तो वाशिंगटन में आपका क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे होता है? आपका होता है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है मित्रों। चलिए, अगला लिखा हुआ है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के आपके जनरल कौन थे? तो आप जानते हैं JN चौधरी। कौन थे आपके? JN चौधरी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न ये हो गया 3 नंबर पूरा। अब देखिए, अगला लिखा हुआ है कि CBI का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि CBI का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि CBI का आपका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग जरूर बताएंगे कि CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए, अगला लिखा है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, आप जानते हैं कि काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है? ये है आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और ये आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना था? एक सींग वाले गेंडे। अब यहाँ पर गेंडा ना देकर उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइनो कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बाघ। तो आप ये बताएंगे कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो आपको मैं ही बता देता हूँ कि टाइगर स्टेट आपको कहते हैं MP, यानी मध्य प्रदेश को कहते हैं क्या? टाइगर स्टेट। क्यों? क्योंकि वहां पर पाए जाते हैं 526 बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखो, चीतों से अभी आप लोगों का एक करंट अफेयर्स बनना जा सकता है कि नामीबिया से आए थे भारत में चीते। तो पूछा जा सकता है कि भारत में चीते किस देश से आए थे? तो क्या कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे चीते। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है दोस्त। लिखा हुआ है कि वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन मित्रों, हम लोग यहीं पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि इकबाल ने भी कुछ लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ लिखा था, और अबुल फजल ने भी कुछ लिखा था। तो चलिए, एक एक करके आप लिखते चलिएगा अपने नोटबुक में, या कहीं भी लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे। इकबाल ने क्या लिखा था? इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो लिख लेंगे, इकबाल ने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? इकबाल ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप तो जानते हैं कि जनगण मन लिखे थे, ठीक है। जनगण मन लिखे थे। चलिए, अब यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अबुल फजल ने क्या लिखा था? तो आप जानते हैं कि अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो लिखिएगा अकबरनामा। अकबरनामा या आईने अकबरी। और एक आपकी किताब की नाम थी आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी। तो यह आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो आप बताएंगे अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल हैं, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में दिए जाने वाला वीरता का क्या कहते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते हैं कि श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के। अगर आपको और पूछे तो नेल्लोर जिले में। कहाँ पे, नेल्लोर जिले में आपका ये क्या है, स्थित है। ठीक, नेल्लोर जिले आंध्र प्रदेश में आपका क्या है, श्रीहरिकोटा स्थित है। अगला देखिए लिखा हुआ है कि मध्यरात्रि में सूर्य का देश कैसे कहा जाता है। मध्यरात्रि में सूर्य का देश आप लोग जानते हैं कि ये कहा जाता है किसको, नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे की राजधानी क्या होती है। नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। अब यहाँ देखिए आपका पूछा है जापान। जापान को किसका कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है सुकुमारों का देश। सुकुमारों का देश, ठीक है, या निप्पन का देश। ठीक है, किसका देश, निप्पन का देश। जापान को कहा जाता है सुकुमारों का देश या निप्पन का देश, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे लिखा है अजीत वाडेकर किस खेल से संबंधित है। अजीत वाडेकर साहब जो थे वो क्या खेलते थे, वह खेलते थे क्रिकेट। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज कौन थी भाई। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे, और आंसर आप लोग इसका जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी। तो वह आपकी थी फातिमा बीबी। कौन सी थी भाई, फातिमा बीबी। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न और ही बनता है कि भाई बताइए लीला सेठ क्या थी। तो लीला सेठ के बारे में आप लिख लेंगे कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। ये क्या थी, उच्च न्यायालय की पहली महिला, महिला, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी भाई, आपकी लीला सेठ। आप इतना याद रख पाएंगे, क्योंकि देखिए आपका प्रश्न यही पूछा जाता है, या तो फातिमा बीबी पूछी जाएंगी या तो क्या पूछी जाएंगी, लीला सेठ। तो आप जानते हैं कि फातिमा बीबी आपकी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज थी, और जो लीला सेठ थी वो क्या थी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, अगला लिखेंगे कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप लोग जानते हैं कि वह कौन थे, डॉक्टर सीवी रमन थे। कौन थे, डॉक्टर सीवी रमन थे, जिनको 1930 में नोबेल और 1954 में भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए डॉक्टर होमी जी भाभा क्या थे भाई। तो आप बताएंगे कि डॉक्टर होमी जी भाभा परमाणु ऊर्जा के जनक थे। क्या थे भाई, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के जो जनक भारत में माने जाते हैं वो कौन थे, डॉक्टर होमी जी भाभा। इसके बाद देखेंगे आपके हैं विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन होते हैं आपके, विक्रम साराभाई। अगला है तराइन के द्वितीय युद्ध 1900, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1900 तराइन के क्या लिखा हुआ है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको हराया था। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो इस पहले युद्ध में जो आपका पृथ्वीराज विजयी हुए थे, लेकिन जब आपका 1992 का 1192 का आपका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो उसमें क्या होते हैं, पृथ्वीराज क्या करते हैं, पृथ्वीराज की पराजय होती है और कौन जीतता है, गौरी जीतता है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला लिखा हुआ है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो आप जानते हैं कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो बता दीजिए जल्दी से। करजन था। कौन था, आपका करजन था। तो याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय
उत्सर्जन था। अब यहाँ से देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर शुरू होता है जिसमें नारा पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप जानते हैं कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था भाई? गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि किस आंदोलन के समय दिया था। तो मित्र आप याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जय हिंद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जय हिंद। ठीक है। और इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की थी जिसको क्या कहते हैं? आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आपके किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर और जबरदस्त तरीके से ऐसे रिवीजन किया जाएगा बिना भी एक मिनट का टाइम खराब किए हुए। ठीक है, देखिए आपका इसी में आपका एक ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? तो इसको भी लिख लेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो लिख लेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए दोस्तों, अगला है कि ताप का यसाई मात्रक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ताप का यसाई मात्रक क्या होगा? ताप का यसाई मात्रक क्या होता है? ताप का यसाई मात्रक होता है आपका केल्विन। क्या होता है भाई? ताप का यसाई मात्रक आपका हो जाता है केल्विन। अब यहाँ पर देखिए मोल लिखा हुआ है। तो मोल किसका होता है? पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक होता है आपका मोल। ठीक है। कैंडला किसका होता है? कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडला। और ये हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर मात्रक होता है आपका धारा। धारा का मात्रक क्या हो जाता है? धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। ठीक है। अगला है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है। आँख का लेंस होता है। तो आप जानते हैं कि जो आपका आँख का लेंस होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? या उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्या? आपका आंख का लेंस। लिखा हुआ है यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। तो आप जानते हैं कि सुंदर मौसम का है। आप जानते हैं कि मौसम में अगर परिवर्तन होने के सूचक को कौन मापता है भाई? बैरोमीटर। तो अगर आपका पारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है बैरोमीटर का, तो क्या होगा भाई? सुंदर मौसम का वो क्या होता है? संकेत देता है। ठीक है। चलिए अगला है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप जानते हैं कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है आपका C2H5OH। ये एक प्रश्न में और आपका आ चुका था। तो ये क्या हो जाएगा? C2H5OH क्या हो जाएगा? आपका एथेनॉल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखा है कि समीकरण में x का मान क्या होगा। तो देखो लिखा है Na2CO3 प्लस 2HCl। जब इसको मिलाते हैं इसके साथ तो क्या बनता है? आपका बनता है क्या? NaCl। तो NaCl कितना हो जाएगा? तो आपका ये NaCl हो जाएगा 2NaCl। ये आपका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही पूछा बढ़िया जाता है कि आलू पौधा का होता है, जड़ होता है, तना होता है, फूल होता है। तो क्या होता है भाई? यह आलू आपका एक रूपांतरित तना होता है। ठीक है, आलू क्या होता है? आपका एक रूपांतरित तना होता है। बिल्कुल सही। देखिए लिखा है कि शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है। तो शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है प्रोटीन। क्या होता है? सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किस तत्व की? तो आवश्यकता होती है प्रोटीन की। ठीक है। अगला देखिए, एक अस्थाई वस्तु में होती है। तो आप जानते हैं कि एक अस्थाई वस्तु में क्या होती है? ऊर्जा होती है। और कैसी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नहीं लिखा है, बस ऊर्जा लिख दिया है। तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा। लिखा है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन सी ही एक ऐसी विटामिन है जिसको आप गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ठीक
ठीक है। अगला है अर्जेंटाइन किसका एस्क होता है? तो आप जानते हैं कि अर्जेंटाइन जो आपका एस्क होता है वो किसका होता है? यह होता है चांदी का। किसका होता है? चांदी का होता है एस्क क्या? अर्जेंटाइन। ठीक है मित्रों। इसके बाद लिखा हुआ है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा सबसे रक्त ले ले, तो आप जानते हैं कि ए बी प्लस आपका क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यानी सभी से भी आपका रक्त ले लेगा। और सर्वदाता कहे तो क्या हो जाता है? ओ माइनस हो जाता है आपका सर्वदाता। ठीक है। अब आप लोगों से मेरा यह प्रश्न है कि बताएंगे कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जरूर आप लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि रक्त समूह के खोज किसने की थी। ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि टीएनटी विस्फोटक किससे बनाया जाता है? तो देखिए टीएनटी विस्फोटक किससे बनाया जाता है? तो आपका ये बनाया जाता है टायुइन से। क्या बनाया जाता है? टाल्यूइन से। ठीक है। तो शायद मैं उच्चारण नहीं किया सही इसका, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? आप जानते हैं कि मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीथेन का आप खोजेंगे तो वो कहाँ पे आपका दिख रहा है मार्स गैस? ये हो जाएगा आपका CH4। यही क्या होता है? आपका मार्स गैस होती है। ठीक है। चलिए, घरों में प्रयुक्त धारा कितने वोल्ट की होती है? तो आप जानते हैं कि 220 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है मित्रों? यह होती है 220 वोल्ट की। ठीक है। घरों में प्रयुक्त धारा कितनी वोल्ट की होती है? यह होती है 220 वोल्ट की। ठीक है। तो यह आपका जीएस का सेशन था। अब हम लोग करते हैं मैथ का सेशन बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरी गारंटी है कि मैं आपको मैथ यहाँ से सिखा कर जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपये है। 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये है, तो 1 टेबल का मूल्य कितना होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी को मैं के मान लेता हूँ। मूल्य कितना है? इसका मूल्य है आपका 7,000 रुपये। फिर कहा है कि 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी का मूल्य कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये। ठीक है मित्रों, इतना लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, पूछा कि एक टेबल का मूल्य बता दीजिए। एक टेबल का मूल्य बता दीजिए, यानी यहाँ कुर्सी का कोई भी काम नहीं है, तो कुर्सी को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? देखिए, मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुनिएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 3। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2। तो इस 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6। यानी इसको 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए ऊपर वाले पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर देंगे? ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर देंगे किससे? 2 से। और यहाँ पर देखो कितना है? यहाँ पर है आपका 2, तो इसको 6 बनाने के लिए यानी नीचे वाले समीकरण में किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ से गुणा सब में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 2 तियाँ 6 के बराबर 7 दूनी के 14,000। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिका 9t प्लस 6 के बराबर 24। ठीक है। अब इसको क्या करिए? घटा लीजिए। आप घटाएंगे तो ये देखिए प्लस और माइनस आप में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 4t और यहाँ पे माइनस आपका 9t है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5t। और ये बराबर कितना हो जाएगा? तो 24 और 14 को घटाएंगे तो आएगा 10 और माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? माइनस आपका हो जाएगा ये आपका 10,000। ठीक है। कितना हो जाएगा? 10,000। अब 2 माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी कितना हो जाएगा? 2,000। ये एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा आपका 2,000। तो आपको इसमें क्या करना था? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो किसका पूछा था? टेबल का। तो कुर्सी वाले को बराबर करके हम लोगों ने घटा दिया। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 2। अब यहाँ पर 3 बार 2 है और यहाँ पे 2 बार 2 है, तो क्या लिखेंगे भाई? 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 2 आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 2। साइन 30 अंश, आप जानते हैं कि साइन 30 अंश बराबर कितना होता है? 1/2 होता है। यह रख लेंगे। चलिए, इसके बाद लिखा है कि एक हाल जो आपका 60 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, उसमें एक वर्गाकार चौका
लगाना क्या कहते हैं लगाना है, इसमें लग सकने वाले कम से कम चौकों की संख्या क्या होगी। तो देखेंगे इसमें कम से कम चौकों की संख्या। सबसे पहले देखिए, यह आपका क्या था, यह आपका मान लीजिए एक वर्ग था, ठीक है। एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको दिया हुआ है 60 और चौड़ाई कितनी दी हुई है इसकी 25। तो सबसे पहले इसमें काटे जाने वाले बड़े से बड़े वर्ग को आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, आप ले लेंगे 60 और 25 का क्या एचसीएफ, 60 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। यानी इसमें काटे जाने वाले कम से कम जो भुजा का वर्ग कटेगा वो बड़े से बड़े वो क्या होगा 5 का होगा। तो यानी देखिए 5। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, आप जानते हैं सॉरी पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ से देखिए जो आपका एक वर्ग है इसकी भुजा कितनी आई है 5 गुणे 5, ठीक है। तो 5 पचे 25 से 25 को आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। यानी इसका प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका मित्र 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लगाइए। जो मित्र टेस्ट में नहीं दिए थे वह आपका वीडियो रोककर पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे को इतने वोटों से हरा देता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। देखिए बातों को जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर कुल वोट होता आपका 100, कुल वोट होता कितना 100, तो एक को मिला है 40, तो दूसरे को कितना मिलता, दूसरे को मिलता 60। तो वह कितने वोट से उसको हराया है, उसको हराया है 20 वोट से। कैसे भाई, टोटल 100 होगा, एक को मिला 40, दूसरे को कितना मिला, दूसरे को मिला है आपका 60, तो कितने से हराया है 20% को। तो यहाँ पे वही आपका 20% बराबर कितना वोटों से लिखा है, दूसरे उम्मीदवार को लिखा है कि 298 वोटों से हराया। 20% बराबर 298, तो आपको 100% बराबर निकालना है क्योंकि कुल वोट निकालना है। तो कुल आपका होता है 100%। देखिए हमेशा काटना नहीं चाहिए, अगर इसको 100 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करना है तो इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा 5 8 40 के शून्य हो जाएगा, 5 8 40 के शून्य, 5 9 45, 4 49 और 5 दूनी 10 4 14, यानी आपका हो जाएगा 1490, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। औसत से लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 46 है। यदि उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 44 हो तो अंतिम 2 संख्याओं, देखिए औसत बराबर क्या होता है समस्त संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 46, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इसका गुणा करके लिख दीजिए। 5 छक्का 30 के शून्य, हासिल लगा 3 और 5 चौक के 20, 3 23, ठीक है। यह आपका आ जाएगा 300, ठीक है 230, ठीक है 230 आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे कहा लिखा है कि यदि पहली 3 संख्या, इसमें से पहले 3 संख्या का कितना लिखा हुआ है 44, तो गुणा कर दीजिए। 4 तियां 12 के 2, 4 तियां 12 और 1 13। तो देखिए पहली कुल 5 संख्या और इसमें से क्या है 3 संख्या, तो 2 संख्याओं का कितना होगा, यहाँ से घटा लीजिए तो 2 संख्याओं का आपका हो जाएगा 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपका 11 में से कितना हो जाएगा 12 में से आपका गया 3 तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 का होगा कितना 98, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका 49। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही होगा। पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। देखो यह आपका द्विघात समीकरण का प्रश्न है, यह द्विघात का समीकरण का प्रश्न आपका गलत था, तो इसको सही करेंगे कैसे, यह आपका प्रश्न मैं सही करके लगा देता हूँ। यहाँ पे आपका देखिए लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² यहाँ पर आपका होना चाहिए था प्लस, क्या होना चाहिए था प्लस, टाइपिस्ट ने टाइप करने में गलत कर दिया होगा। के मूलों का योग क्या होगा, देखिए अगर हम इसकी तुलना कर देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x², इसको -8x + 5 बराबर 0, ठीक है। के मूल क्या हो, के मूल अगर शून्य तो इसकी तुलना कर देते हैं ax² + bx + c बराबर 0। इसके मूल क्या होते हैं अल्फा, और दूसरा मूल क्या होता है बीटा। इनके मूलों का योग क्या होता है, इनके मूलों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। ये देखिए मूलों का योग क्या होता है अल्फा और बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए b के जगह पर क्या लिखा हुआ है -8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -8, और इसके पहले भी माइनस है, और यहाँ पे बटा कितना लिखेंगे, एक की जगह पर क्या लिखे हैं 4, तो एक की जगह पर आप लिख दीजिए 4, तो माइनस माइनस कटेगा क्या हो जाएगा 8/4 यानी 2।
तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 2 आपका है नहीं, 8 है, -5 है, -2 है, तो इसका आंसर आपका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि x² + 4 का वास्तविक गुणक क्या है। तो इसका वास्तविक गुणक देखिए, यानी यह किस संख्या में स्थित है। तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि x² + 4, तो यही आपका इसका क्या हो जाएगा, इतना ही मात्र आपका आंसर था। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए अब उसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ा देते हैं, आपको मैंने सिखा रखा कि यदि 100% क्षेत्रफल हो तो पहले 100% बढ़ाएंगे, तो 100 से बढ़कर 100% बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 200, और क्षेत्रफल में आप 2 बार लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, तो क्या हो जाएगा 200/100 हो जाएगा। सॉरी लाइट भाग गई, 200 लाइट भाग गई है, लेकिन हम लोग फ्लैश लाइट जलाकर भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप दोस्त यहाँ तक देखे हो तो 2-4 मित्रों के पास और भेजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, लेकिन बोल दिया। चलो यहाँ से देखो, 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से कितना होगा 4 दूनी के, यहाँ से 2 दूनी के 4 होगा, यानी कितना हो जाएगा 400। तो पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब कितना हो गया है 400 है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी भैया, 100 से हो गया है 400, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी होगा क्या, 300%। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 41, यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त करता है और बी ए से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस कार्य को कितने, देखो भाइयों ए कहा कि कर देगा 9 दिन में, ठीक है, और यहाँ पर देखो जो बी है वह ए से 50% अधिक है, यानी अगर यह जो काम करेगा उससे ये 50% अधिक काम करेगा। तो देखिए 50% को कितना कहते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 50% को आप कहते हैं 1/2, यानी अगर ये 2 हो काम करेगा तो वह उससे 1 काम अधिक करेगा, यानी कितना काम कर देगा 3 काम। तो ये आपने कहा कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी आ गई 3, कैसे देखो 50% बराबर 1/2, तो यानी 2 से वह 1 अधिक होगा, क्योंकि कहा है ना 50% अधिक है, तो ये 2 से 1 अधिक यानी 3 होगा। तो अब ए की क्षमता 2 है, 9 दिन तक काम किया है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम होगा 9 × 2, और अब टोटल कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। अब यही कह रहा कि 18 काम को कौन करेगा, बी कितने दिन में कर देगा, तो यहाँ से 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 में 3 से भाग दे देंगे आएगा 6, तो कितना दिन हो जाएगा 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 2 संख्याओं का योग आपका कितना हो, 2 संख्याओं का योग आपका 10 हो। मान लीजिए 2 संख्या a + b बराबर कितना है 10, और उनका गुणनफल a × b बराबर कितना दिया हुआ है 20। तो उनका पारस्परिक संख्याओं, पारस्परिक का मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी 1/b और 1/a का योगफल। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ab/a + b होगा। तो इसी का मान रख दीजिए, देखिए a + b बराबर कितना लिखे हैं आप, a + b बराबर रखे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a + b बराबर कितना है 10, और a × b बराबर कितना है, a × b बराबर है आपका 20। तो काटेंगे कि कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मित्रों, 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/x - 1/y और बराबर 1/z है। तो देखो तो z का मान क्या होगा, देखो इस बहुत ही आसान है, 1/x - 1/y बराबर 1/z, इसको ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y - x/xy बराबर क्या 1/z, हर को अंश में बदल दीजिए, पलट दीजिए, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा xy/y - x बराबर कितना z, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आपका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आंसर आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, लिखा है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखो 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप फार्मूला जानते हैं कि n + 1 × 2n + 1/6 होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक का है, तो यहाँ लिख दीजिए कितना, n का मान 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 10 दूनी के 20 और 1 21 बटा कितना 6 काट दीजिए, तो यहाँ से काटेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 7, काटेंगे 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, और 55 साथे आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 × 7 =
7 5 35 के 5 हो गया, 7 5 35 और 3 38, यानी कितना हो जाएगा 385। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला लिखा हुआ है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर क्षेत्रफल समान होते तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहा जाता है आपका, तो उन्हें कहा जाता है समभुज। उन्हें क्या कहा जाता है भाई, उन्हें कहा जाता है आपका समभुज। ठीक है मित्रों, अब देखिए मेरे फ़ोन में बैटरी कम है और मैं फ्लैश लाइट जलाकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं बाकी सेटिंग आपका करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो दोस्तों, और अब आपका रोज़ ही ऐसे आता ही रहेगा। अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।